हेलो स्टूडेंट, मैं मकफूर अहमद। हमारा आपका प्यारा सा चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। इलास्टिसिटी के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। हमने आपको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो कल हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्सप्लेन किया था। B इज इक्वल टू माइनस पीवी अपॉन डेल्टा वी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी। इसी से एक रिलेटेड एक टॉपिक है, वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, या बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। इसको बीटा से डिनोट करते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। यानी कि बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होगा वो कंप्रेसिबिलिटी होगी। इसे बीटा से डिनोट करते हैं। यानी कि बीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड माइनस पीवी अपॉन डेल्टा वी। यानी कि बीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन पीवी। यानी कि अगर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, यानी कि उतना कम वो डिफॉर्म, उतना ज्यादा वो डिफॉर्म होगा, उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? बल्क मॉडुलस ज्यादा होगी तो कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, यानी कि मटेरियल कम कंप्रेस होगा। और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है, यानी कि मटेरियल ज्यादा डिफॉर्म हो रहा है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी क्या है बेटा? दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जिस मटेरियल का बल्क मॉडुलस जितना ज्यादा होगा, उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम होगी। जिस मटेरियल का बल्क मॉडुलस जितना कम होगा, उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब जैसे बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस का पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड मटेरियल के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, तो कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। यानी कि सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में कम कंप्रेस करेगा। अब लिक्विड के लिए आएंगे तो लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगी, तो ज्यादा कंप्रेस होगा। सबसे कम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गैस मॉलिक्यूल्स का होगा। तो जब गैस मॉलिक्यूल्स का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, कम होगा, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। यानी कि अगर आप बल्क मॉडुलस की बात करेंगे तो सॉलिड की सबसे ज्यादा, गैस की सबसे कम। और कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो गैस की सबसे ज्यादा और सॉलिड की सबसे कम। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कंप्रेसिबिलिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसकी यूनिट लेंगे तो बी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो 1 अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर अपॉन हो जाएगा न्यूटन। मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? न्यूटन। यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो हो जाएगा हमारा, वो मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन हो जाएगा। मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटन। उसके बाद जो है हमारा बेटा वो शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। शेयर मॉडुलस, या आप कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो हमने बताया था कि बेटा कि आपके पास एक फ्लेक्सिबल सॉलिड है। फ्लेक्सिबल सॉलिड, आपके पास एक फ्लेक्सिबल सॉलिड है
फ्लेक्सिबल सॉलिड। इसके कांटेक्ट का जो सरफेस एरिया है वो ए है। इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, सरफेस के पैरेलल अप्लाई कर रहे हैं, तो सरफेस उसका टेयर हो जाता है। तो टेयर हो जाता है तो एंगल में जो चेंजिंग आती है वो थीटा की आ जाती है। तो जो शियर स्ट्रेन है वो हमारा थीटा हो जाता है। मान लीजिए अगर ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेस्ड हो गया और इसका ओरिजिनल लेंथ एल था, तो आपका जो शियर स्ट्रेन होगा, शियर स्ट्रेन वो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल होगा। तो जब आप शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिखेंगे तो ईटा इज इक्वल टू, ईटा से डिनोट करते हैं, अंडर द इलास्टिक लिमिट। कल हमने बताया था कि इलास्टिक लिमिट लेंगे, इतना स्ट्रेस अप्लाई नहीं करेंगे कि बॉडी आपकी ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाए और बॉडी आपका ब्रेक कर जाए। तो अंडर द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन is known as modulus of rigidity। देखिए ईटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ईटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेस आपका हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, और शियर स्ट्रेन जो हो जाएगा वो डेल्टा एक्स बाई एल, थीटा या डेल्टा एक्स बाई एल। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होगा वो ईटा इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स। तो बात को समझेंगे, एक फ्लेक्सिबल बॉडी है, एक फ्लेक्सिबल बॉडी है, कल हमने आपको बताया था कि एक फ्लेक्सिबल बॉडी है, इस पर फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो ये टियर हो जाता है। तो उसके शेप में जो चेंजिंग होती है थोड़ा डिफॉर्म होता है। तो मान लीजिए शेप की पोजीशन डेल्टा एक्स खिसक गई तो आपका वो चेंज इन डायमेंशन हो गया, और ओरिजिनल डायमेंशन हम एल ले लेते हैं। तो स्ट्रेन की डेफिनेशन आपको लेक्चर 1 में एक्सप्लेन की गई है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के लेक्चर में आप देखेंगे, वीडियोस में आपको दिखेगा लेक्चर 1 स्ट्रेस और स्ट्रेन करके एक लेक्चर है, उसमें स्ट्रेन एक्सप्लेन किया गया है कि चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज शियर स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज शियर स्ट्रेन। तो डेल्टा एक्स बाई एल, तो ईटा इज इक्वल टू हमारा शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन हो जाएगा। शियर स्ट्रेस हमारा एफ अपॉन ए होगा, शियर स्ट्रेन हमारा डेल्टा एक्स बाई एल हो जाएगा। तो ईटा इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड ए डेल्टा एक्स हो जाएगा। यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होगा वो ईटा इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स। तो 3 टाइप्स की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको एक्सप्लेन की गई है। वो आपका पहले यंग मॉडुलस, फिर दूसरा आपका बल्क मॉडुलस, और तीसरा जो आपको एक्सप्लेन किया गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारा मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल। ये जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर का, अच्छा हमने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि रबर और स्टील में कौन ज्यादा इलास्टिक है। तो मैंने आपको बताया था कि रबर और स्टील में स्टील आपका मोर इलास्टिक होता है। रबर के कंपैरिजन में स्टील की जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा होगी। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। हमने आपको बताया था कि अगर हम सेम वेट फोर्स अप्लाई करते हैं रबर के वायर और स्टील के वायर में सेम ओरिजिनल लेंथ पर, तो इंक्रीज इन लेंथ जो होगा वो रबर के वायर में ज्यादा होगा और स्टील के वायर में कम होगा। रबर का वायर ज्यादा स्ट्रेच कर जाएगा, ज्यादा खींचेगा, सेम फोर्स लगा दिए। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगी स्टील की ज्यादा होगी, क्योंकि लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए बात यहां जो है लड़ाई की है। लड़ाई क्या है, आपने रबर के वायर को स्ट्रेच किया, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, तो रबर के वायर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हुए, वो थोड़ा स्ट्रेच हो गए। अब जो रबर के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो वर्क जो होगा अगेंस्ट किसके होगा, वर्क जो होगा अगेंस्ट वो डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट। जैसे आप रबर के वायर को स्ट्रेच कर रहे हो यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, इलास्टिसिटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। तो इलास्टिसिटी के अगेंस्ट जो वर्क हो रहा है वही वर्क मटेरियल में एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो मान लीजिए आपके पास वायर जो है उसका लेंथ वो L है, इस पर फोर्स आप F अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ। उसके लेंथ में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx। x था लेकिन हमने स्मॉल पार्ट का डिस्प्लेसमेंट dx ले लिया। तो यंग मॉडुलस हमने आपको बताया है F कैपिटल L अपॉन A x ले लेते हैं। यहां चेंज इन जो डायमेंशन है यानी कि जो हमारा लेंथ इंक्रीजिंग है वो स्मॉल x है, तो F जो होगा हमारा वो y a x अपॉन L हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने आपको यंग मॉडुलस का पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है। अब जो हमारा वर्क डन है बेटा, वर्क डन वर्क अगेंस्ट इलास्टिसिटी F इंटू dx। स्मॉल सेगमेंट के लिए ले लिया, स्मॉल पार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट ले लिया वो dx ले लिया। तो dw इज इक्वल टू y a x अपॉन L इंटू dx। अब W अगर हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी U यानी W y a अपॉन L बाहर कर देंगे, dx इंटू x को इनिशियल इंक्रीज इन लेंथ 0 से L पे डिफरेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी वो U इज इक्वल टू y a अपॉन L और यहां हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। तो U इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाफ y a L स्क्वायर अपॉन L। ये हमारी जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो U इज इक्वल टू हाफ y a स्मॉल L स्क्वायर अपॉन कैपिटल L होगा। मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया डिस्प्लेसमेंट का, वेट फोर्स नीचे अप्लाई किया तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया dx। तो x dx को हमने 0 टू स्मॉल l पे, ये हमने इनिशियल चेंज इन डायमेंशन 0 ले लिया, फाइनल चेंज इन डायमेंशन स्मॉल l लिया। यानी कि इंक्रीज इन लेंथ जो फाइनली हो रहा है वो स्मॉल l हो रहा है। अब बात आती है एनर्जी डेंसिटी की, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। अब जो आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आया है U इज इक्वल टू हाफ y a स्मॉल l स्क्वायर अपॉन कैपिटल। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल ऑफ द वायर पर यूनिट वॉल्यूम is known as energy density. It is denoted by small u। वो जो एनर्जी स्टोर हुआ है मटेरियल ऑफ द वायर में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितनी एनर्जी डेंसिटी हुई, एनर्जी स्टोर हुई है, उसके लिए फार्मूला बताना है। एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी।
तो स्मॉल यू हमारा हो जाएगा हाफ वाई ए स्मॉल एल स्क्वायर डिवाइडेड एल, और वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ ले सकते हैं। ये वायर है, इसका एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, लेंथ एज ए हाइट, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। अब ये हो जाएगा हमारा ए इंटू एल। अब ये ए कट गया, स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ वाई एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेन स्क्वायर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी जो होगा वो U इज इक्वल टू हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ वाई ए स्ट्रेन स्क्वायर। इसको और चेंज करना है बेटा, स्ट्रेस के टर्म में करना है, तो स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ वाई की यहां पर हम कर देंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेन स्क्वायर। अब ये स्ट्रेन कैंसिल, ये हमारा बचा स्ट्रेन, तो हमारा हो जाएगा स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो स्मॉल यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। तो ये बेटा आपकी एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, और एनर्जी डेंसिटी लेंगे तो यूनिट वॉल्यूम के लिए लेंगे। तो बच्चों इसको नोट कॉपी पे राइट करिए, इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जो टॉपिक्स इसमें रह गए हैं अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉइसंस रेशियो, फिर इलास्टिक लिमिट आपको एक्सप्लेन कर देंगे, फिर ये आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, फिर ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इसके छोटे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।